एक और फनी चीज बताऊं, हमारे देश में ना आधी फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेडिशन के नाम पे होती है। अरे दादाजी वो करते थे, दादाजी करते थे, यही बेस्ट है। और आधी फाइनेंशियल लिटरेसी होती है भाई गॉसिप। पार्टी में मिले, गॉसिप कर ली, उसने वो बोल दिया, इसने बोल दिया, कर लो। और आप मानोगे नहीं, बट यही सच है। आज मैं आपको वो सबसे बड़े 3 मिथ्स बताऊंगा जो इंडियन फैमिलीज में होते हैं, उसको लॉजिकली तोड़ूंगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे पूछेगा ना इसके बारे में, सो दैट यू कैन गिव देम अ लॉजिकल आंसर, उनको भी लॉजिकली आप समझा सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. और आज हम वो 3 बड़े मिथ्स ऑफ ऑल इंडियन पेरेंट्स को डिबंक करने वाले हैं। बेसिकली अगर ये समझ गए ना तो दोस्त ये मान के चलो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर है। ठीक है, इनको समझ जरूरी है। और जो भी मैं आपको सारी स्टडी ऑफ फैक्ट्स बताऊंगा ना, ये काफी स्टडी मैंने ली है फ्रॉम सौरभ मुखर्जी, रक्षित राजन एंड सलील देसाई। इन तीनों की रिपोर्ट थी और इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ना, इसमें एक दो तो मेरे खुद के फंडे डिबंक हो चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मिथ। अब दो शुरू करते हैं विद द मिथ नंबर 1। और देखो ये तो लिस्ट में आना ही था, गोल्ड। एंड यस, गोल्ड के अराउंड हमें बहुत सारी चीजें हैं कि गोल्ड सेफ है, बेस्ट है, बट उसको ना लॉजिकली आप देखोगे ना तो अलग दुनिया है। कैसे? अब 2017 में आरबीआई ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग पूरी रिसर्च की थी। ठीक है, और इस रिपोर्ट का नाम था इंडियन हाउस होल्ड फाइनेंस सर्वे। बेसिकली देख, आरबीआई ने क्या किया था, सारे इंडियन हाउस होल्ड को देखा था एवरेज में इनके पैसे किस किस फाइनेंशियल एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा आप इसको पढ़ो। ये लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 11% ऑफ आवर एवरेज इंडियन हाउस होल्ड फैमिली, इनकी वेल्थ होती है गोल्ड में। सो गोल्ड काफी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, गोल्ड को बोलते हैं, गोल्ड देखो बेस्ट है और बेस्ट रिटर्न्स देता है और द सेफेस्ट है। अब इसको डिबंक करते हैं। सबसे पहली चीज, गोल्ड बेस्ट है। रिटर्न्स देखते हैं। लेट्स कंपेयर द रिटर्न्स ऑफ गोल्ड टू सेंसेक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको लेता हूं, आप देखोगे सिंस 2010 टू 2020, 2010 टू 2020 गोल्ड की रिटर्न थी 9.2%, जबकि सेंसेक्स की रिटर्न थी 10.4%। फ्रॉम 2000 टू 2020, अब मैं 20 ईयर्स के ले रहा हूं, गोल्ड की रिटर्न थी 12.7%, सेंसेक्स की रिटर्न थी 15%। सिंस 1990 टू 2020, 30 इयर्स, गोल्ड की रिटर्न थी 9.3%, जबकि सेंसेक्स की थी 14.8%। अब ये तो चलो क्यूमुलेटिव हो गया। अब एक काम करें, 10-10 साल का अलग अलग ले लें, सो दैट उसमें एक और बेटर आइडिया पड़ेगा। फ्रॉम 2010 टू 2020 गोल्ड गिव अ रिटर्न ऑफ 9.2%, सेंसेक्स 10.4%। From 2000 to 2010, gold gave a return of 16.3%, Sensex gave a return of 19.9%, and from 1990 to 2000, gold gave a return of 2.8%, जबकि Sensex gave a return of 14.4%. So एक चीज तो बहुत सिंपल है यार, रिटर्न की बात करो ना, चाहे आप उसको बल्क में ले लो या डेकेड्स में तोड़ लो, क्लियरली सेंसेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। और इन 10 साल में तो हर चीज हो गई है, स्कैम हो गया, वो हो गया, सब न्यूज फैल गई है, तभी भी सेंसेक्स है आउट परफॉर्म। अब सेकंड में, और ये ज्यादा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत लोगों का ये मानना है कि देखो यार, गोल्ड ना इज अ हेज। गोल्ड का क्या फंडा है कि जब मार्केट ऊपर जाता है, गोल्ड खरीद लो अपने पोर्टफोलियो में, तो गोल्ड में आप सेफ रहोगे, रिस्क रहोगे, गोल्ड में आपका रिस्क, वो इट्स अ हेज। ठीक है, क्यों? लॉजिक, लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा ना तो गोल्ड नीचे आएगा, और जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। तो लोगों को लगता है देखो ये तो अल्टीमेट हेज है, बच गया आराम से। बट फैक्ट्स बहुत इसमें मतलब मिक्स्ड है। आई कांट से कि बिल्कुल भी गलत है, बहुत मिक्स्ड है। अब मैं क्या देख रहा हूं, मैं सेंसेक्स और गोल्ड का कोरिलेशन देख रहा हूं। ठीक है, कोरिलेशन क्या होता है? इफ द कोरिलेशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इफ द कोरिलेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट्स में अलग डायरेक्शन कोरिलेशन है, राइट? तो दैट्स व्हाई दे शुड हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन। अब डेटा देखते हैं, आ जाइए। तो वही मैं ले रहा हूं, पहले वो 10-10 साल का भी लूंगा और क्यूमुलेटिव भी लूंगा। तो आप देखोगे फ्रॉम 2010 to 2020 of 10 years, there was a correlation of -61%. So definitely -61% बहुत है, तो definitely गोल्ड बहुत अच्छा है। But from 2000 to 2020, it was -3.2%. Then from 1990 to 2020 of 30 years, it was 8.7%. Same direction, तो hedging तो हुई नहीं। अब फ्रॉम 2010 टू 2020, अब डेकेडल लेते हैं, 10-10 साल के लेते हैं, कोरिलेशन वाज ऑफ -61%। तो अगेन ये फैक्ट प्रूफ हो रहा है। 2000 टू 2010 it had a positive correlation of 16.1%. From 1990 to 2000, it had a positive correlation of 39.1%. So ये बोलना कि गोल्ड की रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बेस्ट आती है, वो गलत है, क्लियरली प्रूव्ड बाय फैक्ट। और ये बोलना कि गोल्ड तो हेज है भाई, गोल्ड हम बचा रहे हैं रिस्क के लिए, वो भी गलत है, बिकॉज इसमें डेटा इज कंप्लीटली मिक्स्ड। यू कांट से कि इट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड और पॉजिटिवली कोरिलेटेड।
इसके बाद द सेकंड मिथ आता है रियल एस्टेट, और इसमें तो ऑनेस्टली मैं भी गलत प्रूव हो गया क्योंकि मेरे भी मिथ्स ब्रेक हो गए यहाँ पे। अब वही आरबीआई रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी ना, उस आरबीआई रिपोर्ट में क्या था, इंडियंस का 77% मनी इज इन रियल एस्टेट। एंड अगेन उसमें रियल एस्टेट में एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल भी था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री तो हमारी अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही है, राइट। तो इंडिया में 77% ऑफ अ फैमिलीज मनी इज इन रियल एस्टेट। In China, that's 62%. In USA, that's 44%. And in Germany, it is 32%. सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो मैं नोटिस किया कि यार हाँ, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती रहती है, लोग रियल एस्टेट में अपनी डिपेंडेंसी और कम कर रहे हैं। मतलब पीपल डोंट प्रेफर टू बाय रियल एस्टेट, क्लियरली डेटा दिखा रहा है। अब रियल एस्टेट का देखो, हम सबका माइंडसेट बहुत क्लियर है कि देखो रियल एस्टेट अच्छा एसेट है, सेफ रहता है, प्रिजर्व रहता है, और रियल एस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मेरे घर पे खुद हमारे घर का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, और आई एम श्योर आपके घर पे भी यही होगा। मेजरली केसेस में आपके घर का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ही होगी। अब बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। अब एक बड़ा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, और ये स्कूल ऑफ थॉट मेरा भी था, जो पूरा में तब टूट गया, इज दैट कि मुझे लगता था कि यार देखो रियल एस्टेट 2014 से बिल्कुल नहीं चला है, तो 2014 से मार्केट एकदम ठप पड़ा है रियल एस्टेट का। अब रियल एस्टेट मार्केट में पैसा चल, अब अच्छा टाइम है, बट आई वाज रॉन्ग। रियल एस्टेट अभी भी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है। सिंस 2011 रियल एस्टेट मार्केट बहुत नीचे आ गया, बट अभी भी हमारे देश में रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है। कैसे? मैं आपको दिखा रहा हूं अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, कि अफोर्डेबिलिटी कितनी हो रही है, एंड आई एम कंपेयरिंग इट टू जीडीपी पर कैपिटा। अब आपको पूरा ग्राफ दिख रहा है। आप यूल सी कंट्रीज लाइक सिंगापुर, जापान, मलेशिया, ताइवान, हांगकांग, उनमें इंडिया कितना आगे आ रहा है। इट ऑटोमेटिकली शोज हिंदुस्तान में रियल एस्टेट अभी भी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। अब इसी में सेकंड जिसकी बात करते हैं वो है रेंटल यील्ड्स, ठीक है। अब ये बड़ा जरूरी है। अब जो इंडिया में डेटा से कलेक्ट किया गया है कि मोस्ट ऑफ द सिटीज हमारे देश में हमारा रेंटल यील्ड 2 से 3% तक का है। अब आई थॉट कि इसको हम भी देख लेते हैं, अपने आसपास देख लेते हैं। सो मेरा एक फ्रेंड है जीके में, उसके पेरेंट्स का घर है, उस घर की वैल्यू है 5 करोड़, ठीक है। उसका रेंट वहां से उसको आता है 12 लाख फॉर 1 ईयर, 12 लाख पर एनम, तो ये हो जाएगा 2.4%। सो हर महीने 1 लाख का उसको रेंट आ रहा है। अब सुनने में अच्छा था यार, हर महीने 1 लाख का रेंट, बट टेक्निकली आप देखोगे ग्रेटर क्लास जो एक पॉश एरिया है साउथ दिल्ली में, वहां से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी से महीने का 1 लाख आ रहा है, ओनली 2.4% रिटर्न। तो इट इज बैड। एंड इफ यू कंपेयर टू द होम लोन, हमारे देश में होम लोन इज ऑफ 7%, रेंट से मिलता है 2.4% और होम लोन है 7% का, तो ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा गैप है। रियल एस्टेट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, होम लोन इतना महंगा मिल रहा है, रेंटल यील्ड्स नहीं है, तभी भी इसकी प्राइस इतनी हाई है, तो ऑटोमेटिकली शोज रियल एस्टेट बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है हमारे देश में। और इसका मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। मैंने आगे जाके देखा कि रेंटल यील्ड्स दूसरी कंट्रीज की क्या होती है। अब यूएसए की रेंटल यील्ड थी 2.91%, जर्मनी की रेंटल यील्ड थी 2.95%। अगर हमारी भी रेंटल यील्ड 2 से 3% है तो ठीक ही है ना। बट डिफरेंस ये है, हमारे देश में हाउस लोन इंटरेस्ट रेट कितना है, 7%, यूएसए में वो है 3.25% एंड जर्मनी में वो है 1.85%। यूएसए में जो रेंटल यील्ड है 2.91% में, उनका हाउसिंग लोन होता है 3.25, तो उसके बीच में आप डिफरेंस देख रहे हो, रेंटल यील्ड और होम लोन इंटरेस्ट के बीच में कितना कम डिफरेंस है। जर्मनी में कितना कम है, इंडिया में बहुत ज्यादा है। एंड दैट इज व्हाई इंडिया में रियल एस्टेट इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव टू इन्वेस्ट इन, और बहुत टाइम लगेगा टू फॉर अस टू गेट द एक्चुअल एंड रियल वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट। या तो हमारी रेंटल यील्ड बढ़े या फिर बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कम हो हाउसिंग लोन में। अब जाते हैं मिथ नंबर 3 पे, वो है डेट। यस, डेट फंड्स मोर स्पेसिफिकली। और ये तो हमारे देश में एचएनआईज में बड़ा कॉमन हो गया, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स में, कि बस डेट फंड में पैसा लो, पैसा भूल जाओ, काम खत्म, इन्फ्लेशन बीट हो जाएगी, काम खत्म, छुट्टी, इजी। इट्स नॉट दैट इजी, और इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और आप एक और चीज नोटिस करोगे, एचएनआईज मैंने बोला तो मैं सिर्फ मिडिल क्लास में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो फाइनेंशियल मिथ्स हैं पूरे देश में दौड़ रही हैं। कमिंग बैक टू डेट, अब बेसिकली डेट होता क्या है? डेट बेसिकली होता है कि उधार, आप समझ सकते हो कि मैंने आपको डेट दिया, मैंने आपको 10 लाख रुपए उधार दिया, आपने बोला कि हर्ष इतने टाइम बाद इतने इंटरेस्ट रेट में मैं तुम्हें चुकाता रहूंगा, मैंने बोला ठीक है, डेट हो गया। तो डेट फंड्स क्या होते हैं? वो कंपनीज को उधार देते हैं, ठीक है, जो कंपनीज डेट के लिए ओपन होती है, सिंपल। तो कंपेयर टू इक्विटीज ये बहुत सेफर है, क्योंकि आपको देखो इक्विटीज में बहुत ज्यादा रिस्क है, बट इसमें रिस्क नहीं है कि कंपनी दे देगी, लौटा देगी। इसको और डिटेल में समझते हैं। अब 2 टाइप की चीज होती है, सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ, एक है ए और एक है बी, 2 लोग हैं। ए का काम बड़ा अच्छा चल रहा है, बिजनेस बड़ा अच्छा है, बी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, 1-2 बिजनेस फेल हो चुके हैं, बट तभी भी कोशिश कर रहा है। दोनों आपके पास आ रहे हैं उधार मांगने के लिए, यार पैसे दो, आपके पास है 1 लाख रुपए, किसको दोगे? आपको एक को दोस्तों, किसको दोगे? आप बोलोगे ए, क्या देखो क्योंकि हर्ष ये काम पे अच्छा है, इसमें अच्छा, तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर दिस, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लौटा देगा पैसे वापस, राइट। ए बोलता है मैं तो आपको 4% दूंगा, तो आप बोलोगे चलो ठीक है, सोचता हूँ। बट अगर बी जिसका बिजनेस अच्छा नहीं चला, वही बोला कि मैं आपको 4% दूंगा, तो आप किसको दोगे? ए को।
तो इफ बी वांट्स दैट यू शुड गिव द लोन टू हिम, तो बी क्या बोलेगा, एक काम करो 4 नहीं मैं आपको 7% दूंगा, राइट। इट्स अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ए में क्या है, रिस्क कम है क्योंकि पता ही लौटा देगा तो रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। बी में रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है। जैसे आई गिव यू अनदर एग्जांपल, जो जियोपॉलिटिकल लगा आपको इशू समझाऊं, व्हाई इज दैट जो कंट्रीज खराब करती हैं एकदम लूप में घुस जाती हैं, क्यों, बिकॉज दे कैन रिपे द लोन, और पता है यार इकोनॉमी बड़ी रिपे कर देंगे तो इंटरेस्ट रेट भी लोग कम चार्ज करते हैं। बट अब बात करते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान की, आवर नेबर्स हु अनफॉर्चुनेटली एट दिस टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो दे हैव हॉरिबल इकोनॉमिक सिचुएशंस, राइट। इनको पैसा नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा तो बहुत हाई, रिडिकुलसली हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। इफ अगर आप कोई इनको पैसा देगा तो ऑटोमेटिकली रिस्क बहुत ज्यादा है, तो बोलेगा भाई पैसे भी ज्यादा दो, राइट। सेम फंडा। कमिंग बैक टू दिस, तो इसमें क्या होता है, जो बहुत सेफ डेट होता है ना, वो होता है गवर्नमेंट का, जिसमें प्रैक्टिकली आप बोलते हो जीरो रिस्क है कि देखो गवर्नमेंट तो पैसे लौटा ही देगी। अब गवर्नमेंट का रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड क्या होगा, वो भी कम होगा। तो गवर्नमेंट डेट जो होता है ना, वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट देता है, क्योंकि इसमें रिस्क भी नहीं है। अब दूसरी कंपनीज का, जो जिनकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, इनकी रेटिंग होती है कंपनीज वाइज, तो वो इंटरेस्ट ज्यादा देती रहेंगी। अब बात ये है दोस्त, इज दैट बहुत सारे फंड मैनेजर्स व्हेन दे हैव टू सेल दैट डेट फंड, हम उनकी लॉजिकली बिजनेस को, उन्होंने डेट फंड बनाया तो उनको बेचना तो पड़ेगा। अब जब बेचेंगे, हम इंडियंस हैं, हम डेट फंड क्या देख लेते हैं, या कोई भी म्यूचुअल फंड क्या देख लेते हैं, इंटरेस्टेड, हम बोलेंगे भाई अपनी रिटर्न दिखाओ, रिटर्न दिखाओ। अब अगर किसी डेट फंड ने सारे पैसे गवर्नमेंट डेट में पार्क करके रखे, उसकी रिटर्न क्या होगी, बहुत 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 कम। तो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, कुछ पैसा रिस्की डेट में डाल देंगे, वहां डाल देंगे, दिल कीप पुशिंग इट देयर, क्यों, सो दैट उनकी फंड की रिटर्न बढ़ जाए। बट अगर वो जो रिस्की डेट है उसने पे ऑफ नहीं किया, जिसका चांस है काफी, गेम ओवर, खत्म। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, आप बीच में उसको शायद बेच ही नहीं पाओगे, व्हाई, बिकॉज इंडिया में डेट मार्केट एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा इलिक्विड है, तो आपके पास हैवी क्वांटिटीज है, तो फॉर यू टू सेल आल्सो कैन गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो दीस लेडीज एंड जेंटलमैन वर द 3 मिथ्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और डेट। नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोलेगा ना कि ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये वीडियो काम करूँ तो शेयर जरूर कर देना। मुझे नीचे कमेंट करके और बताओ कि आप सबसे और क्या क्या मिथ्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, आपने क्या क्या मिथ्स सुने, उन सबको मैं एक एक करके डिबंक करना चाहता हूँ। दिस इज द हर्ष गोयला, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत करें, और वीडियो, ये 2 वीडियोस आई हाईली रिकमेंड। दिस गोल स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।